Hello, friends. Once again, welcome back to the new episode of People, प्रतीक एंड पॉडकास्ट। हर एक बंदे में कुछ ना कुछ जज्बा होता है। किसी के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। वैसे ही हमारे जो आज के गेस्ट हैं, उन्होंने एक सपना लेकर ही केम ऑल द वे फ्रॉम गढ़चिरौली। एक छोटा सा गांव है वहाँ पर, एंड ही वांटेड टू बिकम अ डांसर, अ कथक एक्सपर्ट। उन्होंने गांव, घर सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने उनकी जर्नी एक स्ट्रगल के साथ शुरू करी। ही केम टू पुणे एंड ही स्टार्टेड वर्किंग। ही स्टार्टेड अर्निंग मनी आउट ऑफ नथिंग। ही वर्कड वेरी हार्ड। उन्होंने उनकी अगली जो पढ़ाई थी, जो डिग्री थी, उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी वहाँ से कर ली। ही स्टडीड मास्टर्स इन टू कथक एंड नाउ ही इज़ अ वेल नोन पर्सनैलिटी इन टू द इंडस्ट्री। द पर्सनैलिटी नाउ whom I think so पूरा जो कथक लवर्स हैं पुणे के, ऑल ओवर इंडिया के, दे नो हिम एंड ही इज़ गिरीश मनोहर। सो गिरीश जी, वंस अगेन वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ P3 पीपल प्रतीक एंड पॉडकास्ट। थैंक यू सो सो गिरीश, सो कैसे लग रहा है आपको बीइंग हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बीइंग दिस इनटू दिस कॉन्वर्सेशन, टेलिंग समथिंग अबाउट कथक? क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि व्हाट इज़ कथक, व्हाट इज़ भरतनाट्यम, व्हाट इज़ हिप हॉप। बट विल स्टार्ट विथ योर journey before we move on to the technicalities of this episode. ओके सो बेसिकली आई एम फ्रॉम गढ़चिरौली। वहाँ पे एक छोटा सा विलेज है हेमलकसा नाम का, जो आई गेस जो शुरू हुआ 1973। एक बहुत फेमस नाम है, वर्ल्ड नोन, डॉक्टर प्रकाश आमटे। बाबा आमटे जी, उनके छोटे बेटे प्रकाश आमटे जी, उनकी वहाँ पे संस्था है ओके। जिसका नाम है हेमलकसा। जो आदिवासी लोग हैं वहाँ पे, जिनको खाना पीना, पढ़ाई, मेडिकल सब चीज़ें, जहाँ पे वहाँ पे कुछ नहीं था, तो उनके लिए वहाँ पे वो शुरू हो गई 1973 को। तो 1973 से मेरे पेरेंट्स वहाँ पर काम कर रहे हैं। अच्छा, हेमलकसा। हेमलकसा में महाराष्ट्र के एंड पे छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। वहाँ पे एक 3 नदियों का संगम है, एक इंद्रावती, पर्लकोटा, पामुल गौतमी, और उसके आगे छत्तीसगढ़ शुरू होता है महाराष्ट्र के बॉर्डर में। तो वहाँ पर मेरा गाँव है हेमलकसा। मैं वहाँ से प्रॉपर हूँ। सो 1973 में वो संस्था शुरू हो गई। तब से मेरे पेरेंट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। और मेरा जन्म है 1989 का। और उसके बाद मैं वहीं पर था हेमलकसा में। मैंने 10th तक वहाँ पर पढ़ाई की है, और 10th के बाद में फिर मैं आउट ऑफ पुणे शिफ्ट हो गया। अच्छा, थैंक यू सो मच प्रतीक, मुझे आपने यहाँ पे P3 के पॉडकास्ट पे बुलाया, और मुझे मेरी जर्नी शेयर करने के लिए यहाँ पे आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऑलवेज वेलकम गिरीश, ऑलवेज वेलकम। सो जैसे आपने आपके मॉम डैड के बारे में, पेरेंट्स के बारे में बताया कि हेमलकसा जो है, सो दैट इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट कल्चर, एनवायरनमेंट ऑल टुगेदर। क्योंकि आमटे सर जी का जो हमने सुना है अब तक, उनकी भी हिस्ट्री बहुत ग्रेट रही है। और जो वो टूवर्ड्स एनिमल्स जो कुछ कर रहे हैं, वो इट्स समथिंग वेरी टू बी अपलॉडेड, टू बी अप्रिशिएटेड। सो उनके बारे में और उनके काम के बारे में कैन यू जस्ट टेल समथिंग? यस। सो बेसिकली बाबा आमटे जी जो है, उन्होंने नागपुर के पास एक बहुत बड़ी पहली संस्था थी, है अभी भी, जिसका नाम है आनंदवन। सो कुष्ठ रोगी जो है, लेप्रोसी पेशेंट्स, उनके लिए वहाँ पे उन्होंने पहले वो संस्था शुरू करी थी। और बाबा आमटे जी जो थे, जिनको सब बाबा ही बुलाते हैं, बाबा बाबा सब लोग, उनका नाम है मुरलीधर आमटे। ओके। तो वो उनको जब वो यंग थे, उनको शिकार का बहुत बड़ा चस्का था। तो एक दिन वो शिकार करने के लिए गढ़चिरौली में गए, बच्चों को लेकर गए अपने। और वहाँ पे उन्होंने देखा कि आदिवासी लोग हैं, वहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, ट्रैवलिंग के लिए रास्ते नहीं है, मेडिकल की कुछ भी सुविधा नहीं है। तब प्रकाश मामा, उन्होंने वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर जाने के बाद में देखा कि वहाँ आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा हैं। उनके बदन पर कपड़े नहीं हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, ना वो खेती करते, जो जंगल में मिला वो खा लिया। सब लिटरली जैसे हम मूवी में देखते हैं या फिर पढ़ते हैं कि ट्राइब लोग जो कैसे बसते हैं, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर थी। 1970
के पहले की भी बात है। तब प्रकाश आमटे जी जो थे, उनके छोटे बेटे वो नागपुर में मेडिकल पढ़ रहे थे, वो और उनकी मिसेस मंदा आमटे जी। तो फिर उन्होंने अपने बेटे को पूछा कि मुझे ऐसे कुछ काम करना है आदिवासी लोगों के लिए, तो तुम सब कुछ अपना करियर छोड़ के वहाँ पर जाके बस सकते हो क्या? मतलब नागपुर का तुम्हारा ये लाइफ, तुम्हारा ये सब सिटी का सब छोड़ना पड़ेगा, जंगल में जाकर रहना पड़ेगा। तो उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया। अच्छा। तो वहाँ पर वो गए प्रकाश आमटे जी अपने वाइफ के साथ, मंदा आमटे जी के साथ में, और उनके साथ में फिर 5-6 मेन लोग थे। मेन लोग मतलब उसको मराठी में कार्यकर्ता बोलते हैं। ओके। उनके साथ में काम करने वाले। सो उनमें से थे विलास मनोहर, रेणुका मनोहर, गोपाल फडणीस, दादा पांचाळ, मेरे मॉम डैड दोनों भी, और 5-6 लोग। तो वो 1973 से वहाँ पर थे। तभी एक सिर्फ छोटा झोपड़ा था वहाँ पर, और एक झोपड़ा प्रकाश आमटे जी के लिए और एक जो काम करते लोग उनके लिए। तो वहाँ से लेकर जर्नी शुरू हो गई 1973 में। अब जाकर वहाँ पर सब कुछ है। आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल है, कॉलेज है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए वोकेशनल सेंटर है, जहाँ पर करियर के लिए उन्हें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं। अभी रिसेंटली वहाँ पे उन्होंने मल्लखम्ब शुरू किया है बच्चों के लिए। उनके बच्चे स्पोर्ट्स में सबसे आगे है पूरे ज़िले में, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक वो खेल चुके हैं। तो छोटा सा उन्होंने बीज बोया था 1973 में, उसका बहुत बड़ा पेड़ हो चुका है। और तब से मेरे मॉम डैड वहाँ पर है। तो मुझे, अभी मैं पुणे में हूँ 2008 से, बट मेरी बैकग्राउंड जो है वो वही की है कि सेवा के लिए, सेवा भाव जो था उसके लिए उन्होंने शुरू किया था कि ये मेरा नहीं है और मेरा समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है जो मुझे देना है। तो ये सीख है बाबा आमटे जी की, जो प्रकाश आमटे जी ने ली। उनके मार्गदर्शन में मेरे पेरेंट्स भी थे, और मुझे लगता है शायद से मुझ में उसमें थोड़ा सा अंश आ गया है। तो मैं परस्यू कर रहा हूँ कथक के ज़रिए कि ये भी एक इंडियन आर्ट है। इंडिया में टोटल 9 क्लासिकल डांस स्टाइल है, उसमें से ये कथक एक है। हम बोलते हैं परंपरा, तो परंपरा अगर कोई निभाएगा नहीं तो वो आगे जाएगी नहीं। तो शायद से ये मेरा ज़रिया है समाज तक कुछ देने का, कि मैं ट्रेडिशन फॉलो कर रहा हूँ। तो ये मेरी जर्नी है कि मैंने, मतलब बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तो समाज सेवा के बैकग्राउंड से, बट तुम वहाँ पे क्यों नहीं हो, तुम ये अलग फील्ड में जॉनर क्यों चेंज कर लिया? तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि मुझे कथक ही करना है, कुछ रहा होगा या फिर कुछ भगवान के इंस्टेंट रहे होंगे कि तुम्हें कथक करना है। बट मुझे लगता है ये भी एक प्रकार का काम ही है जो मुझे आगे बढ़ाना है। बाकी सब लोग अगर सिर्फ हिप हॉप करते रहे, बॉलीवुड डांस करते रहे या फिर अलग चीज़ें करते रहे तो अपनी परंपरा को निभाएगा। सो ये मेरा जरिया है कि परंपरा को, और ये बहुत एक इट्स अ ग्रेट थॉट या अच्छी सोच विचार है। सो आपने कथक इसीलिए चूज़ किया था। सो विल कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई कथक एंड नॉट अदर क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस, जैसे भरतनाट्यम होता है, जैसे हिप हॉप है। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको कथक की ओर खींच रही थी? काफ़ी इंटरेस्टिंग। ये आपको इंटरेस्ट इसमें कैसे जनरेट हुआ? मेरा बैकग्राउंड जो बचपन का है, वहाँ पर तो मैं मतलब जंगल में ही पला बड़ा हूँ। तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो ट्राइब लोग हैं, आदिवासी लोग, उनका वहाँ पर माड़िया और गोंड 2 प्रकार के ट्राइब मोस्टली है वहाँ पे। तो उनका जैसे अब खेती कर ली या फिर उनका कोई त्यौहार है, उनके यहाँ पे शादी हो रही है, तो वहाँ पे एक डांस चलता था जिसका नाम है रेला। उसको रेला बोलते हैं। उसका पर्टिकुलर फॉर्म है जहाँ पर घुंघरू और उनके जो आदिवासी प्रकार के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट वो बजते हैं। तो वो सिखाते नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उनके जनरेशन से फॉलो जाता है। एक मतलब माँ ने बेटे को सिखाया, फिर उसने उसके बेटे को सिखाया, तो वैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। तो वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी कि वो बीट पर नाचते हैं, उनको कोई बोल नहीं होता। मतलब बीट शुरू है और नॉन स्टॉप कर रहे हैं। या फिर अगर आप वहाँ पे जाएंगे प्रतीक, तो प्रतीक पुणे से आया है। आपका प्रतीक पीपल एंड पॉडकास्ट नाम का चैनल है। आप लोगों के लिए क्या करते हैं, आपने उनको स्टोरी बताई तो वो गानों में पिरोएंगे स्टोरी को, और वैसे गाएंगे इंस्टेंट, राइट नाउ, तुरंत के तुरंत। तो मुझे वो बचपन से थोड़ा सा क्रेज़ था कि अरे ये कुछ तो भी यूनिक है। मतलब बीट्स पे कर रहे हैं बट वो काउंट नहीं कर रहे, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है। या फिर उन्होंने बचपन से सीखा होगा जब से कर रहे हैं, या फिर वो अभी उनको एक चीज़ बोली कि मेरी स्टोरी है, वो अभी के अभी गा रहे हैं स्टोरी को उनके लैंग्वेज में ये करके कन्वर्ट करके। आपने उसको हिंदी में बोला, अभी वहाँ पर तो लैंग्वेज हिंदी आती है, लोगों को मराठी आती है, बच्चे आदिवासी बच्चे सीख रहे हैं इंग्लिश, तो वो भी बोल सकते हैं। बट तब नहीं पता था, तो वो
इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको उनको उनके लैंग्वेज में समझाना कि मैं यहाँ से ऐसे आया हूँ और आप उस पर गाना बनाओ, तो गाना बना लिया और डांस भी कर लिया तुरंत से, तो वो दिमाग में था थोड़ा सा। और जब मैं पुणे में आया 2008 को, तो मुझे करना था करियर ड्राइंग में। मैं ड्राइंग के लिए आया था क्योंकि मेरा ड्राइंग अच्छा था, और मेरा घर वालों का बोलना था कि ड्राइंग में करना है, बिकॉज मेडिकल, डॉक्टर, वो इंजीनियर मेरा जॉनर कभी था ही नहीं कि बहुत सारी बुक्स पढ़ो और पढ़ाई करो। आर्ट्स आर्ट्स आर्ट नहीं था आपका? मेरा पहले से आर्ट था, बट डांस फोकस नहीं था। तो 2008 में जब मैं आया, तो पुणे में बहुत बड़ी डांसर है जिनका नाम है गुरु सुचिता ताफेकर जी, जो भरतनाट्यम सिखाती है। तो उनके क्लास का प्रोग्राम था परिक्रमा। ओके। 2008 हाँ 8 के बीच में ही था। तो मैं वो देखने के लिए गया, रैंडमली गया था, पेपर में न्यूज़ पढ़ ली कि ऐसे ऐसे हो रहा है, क्लासिकल का है, चलो देख लेते। उसके बाद मैं सीखने के लिए भरतनाट्यम चला गया उनकी क्लास में पूछने के लिए। तो कथक से पहले वहाँ पे गया मैं, तो उन्होंने बोला कि उनका एक सीनियर डांसर है जिसका नाम है परिमल फड़के। ओके। मैं उनकी क्लास में गया था। सो ही सेड कि आपको मेरे से सीखने से पहले बेसिक सीख के आना पड़ेगा, मैं बिगिनर्स को नहीं सिखाता हूँ बट मुझे उनसे ही सीखना था। अच्छा। सो आई सेड कि नहीं, मुझे सीखना है तो आपसे सीखना है, नहीं तो नहीं सीखूंगा मैं। फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया कि मुझे सिखाने वाले नहीं है, अदरवाइज मैं भरतनाट्यम डांसर रह सकता था आज के दिन। सो तब मैं था एसपी कॉलेज में, तिलक रोड पे कॉलेज है एसपी कॉलेज, और एसपी कॉलेज के थोड़ा सा आगे गए तो मेरे गुरुजी की डांस एकेडमी है नादरूप। मेरे गुरुजी का नाम है पंडिता श्यामा भाटे जी, जिनसे मैं कथक सीखा हूँ। तो एक दिन मैं जैसे ही वॉक कर रहा था और मैंने बाहर बोर्ड देखा, नादरूप स्कूल ऑफ कथक। फिर मैं चला गया वहाँ पे पूछने के लिए कि यहाँ पर कथक सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, और फिर क्लास शुरू कर लिया। सो दैट वाज माय फर्स्ट थिंग कि मुझे कथक सीखना है, कथक कैसे है क्या है पता नहीं था। बट क्लासिकल एक बार देखा था, भरतनाट्यम देखा था, भरतनाट्यम के लिए मुझे ना बोला गया कि मैं बेसिक को नहीं सिखाऊंगा, तो फिर मैं डायरेक्टली कथक में चला गया। सो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैंने कथक क्लास देखा और कथक शुरू किया 2009 में। क्या बात है। सो बेसिकली इंडिया में 9 क्लासिकल डांस स्टाइल्स है, उसमें से कथक और भरतनाट्यम एक है। सो ये मेन ऐसे नहीं बोल सकता, बट बिकॉज ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री लोगों तक ज़्यादा पहुंच रहा है। अदरवाइज़ भरतनाट्यम कथक ये तो है ही, उसके सिवा सत्रिय है, छाऊ है, कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम है, कथकली है, अलग अलग है, टोटल 9 है। बट बिकॉज ऑफ पंडित बिरजू महाराज जी, माधुरी दीक्षित, उन्होंने वो परफॉर्म किया था गाना देवदास मूवी में, तो लोगों तक ज़्यादा पहुंच रहा है भरतनाट्यम और कथक। वो था जो भरतनाट्यम था या ब्लेंड ऑफ बोथ? नहीं, कथक था, प्योर कथक। अच्छा, वो कथक जी। था। देवदास मूवी का सॉन्ग है काहे छेड़ छेड़ मोहे। तो महाराष्ट्र के नहीं बोलूँगा, पूरे जगत के बहुत बड़े गुरुजी थे पंडित बिरजू महाराज जी, जो अभी नहीं रहे हमारे बीच में, तो उन्होंने वो कोरियोग्राफ किया था गाना। सो कथक ये है उत्तर प्रदेश से, नॉर्थ से, और भरतनाट्यम है साउथ से। सो कथक में कहते हैं कथा कहे सो कथक कहावे, मतलब जो कथा बोलता है उसे कथक कहते हैं। पुराने ज़माने में जब मंदिर परंपरा थी सबसे पहले, तब टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, तो लोग शाम को जाते थे मंदिर में भजन कीर्तन के लिए। तब कीर्तनकार, जिसको कुछ नॉलेज था थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाकी लोगों से, जो पढ़ाई जानता था, जो वेदों का ज्ञान जानता था, तो वो महाभारत, रामायण, ऐसे स्टोरीज डांस में बोलता था। व्हाट इज़ डांस, वो एग्जैक्टली डांस नहीं करता था, बट अगर वो बोल रहा है कि भगवान कृष्ण थे, तो उसने कृष्ण की कोई मुद्रा करके दिखाई। अगर उन्होंने कहा भगवान एक कालिया सांप था, उन्होंने सांप का हाथ करके बताया। तो कथा कहे, कथा बोलते बोलते वो मूवमेंट्स कर रहे हैं अलग अलग तरीके के, कथा को जस्टिस करने के लिए, नॉट जस्ट कथा। तो वो है दृक् श्राव्य, देख भी रहे और सुन भी रहे आप। तो उस परंपरा से फिर कभी कोई म्यूज़िक वाला चला गया साथ में म्यूज़िक बजाने के लिए, अलग एक उसको इंस्ट्रूमेंट ऐड हो गया, या फिर कोई हारमोनियम प्लेयर चला गया, उसने एक अपना ताल लगा लिया। तो फिर ऐसे करते करते धीरे 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 कथा कहे सो कथक कहावे, मंदिर परंपरा से वो बढ़ते 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 कथक हो गया। अच्छा। फिर बहुत बड़े गुरुजी थे, मतलब बहुत सारे थे, मतलब कथक में अभी 3 घराने हैं मेन घराने, लखनऊ, जयपुर, बनारस। एक चौथा घराना था रायगढ़ नाम का, जो अभी ऑलमोस्ट नामशेष हो रहा है क्योंकि उसके डांसर्स नहीं बचे। तो पंडित मोहनराव जी कल्याणपुरकर, पंडित लच्छू महाराज जी, अच्छन महाराज जी, बिन्नादन महाराज जी, सो ये सब लोग थे, सितारा देवी जी। तो इन्होंने अपने घराने को आगे बढ़ते रखा। अभी लखनऊ, जयपुर, बनारस के तीनों घराने के डांसर्स अच्छे काम कर रहे हैं और सब कथक साइमल्टेनियसली साथ में चल रहा है। बट सो रायगढ़ घराने की एक डांसर है अभी भी दीदी, तो उन्होंने वो घराना चला के रखा है। बट स्टिल लखनऊ, जयपुर और बनारस घराने ज़्यादा
फोकस्ड में है। और मेरा घराना है लखनऊ जयपुर। अच्छा। क्योंकि मेरे गुरुजी श्यामा भाटे जी, उनसे मैंने कथक सीखा है। उनके गुरु जो थे जिन्होंने महाराष्ट्र में कथक लाया, जिनका नाम है पंडिता रोहिणी भाटे जी, जो अभी नहीं है, तो उन्होंने पंडित मोहनराव जी कल्याणपुरकर, पंडित बिरजू महाराज जी, दोनों गुरु से सीखा था। तो अच्छा। मोहनराव जी सिखाते थे जयपुर और बिरजू महाराज जी लखनऊ, तो दोनों का ब्लेंड लखनऊ और जयपुर। तो उनसे मैंने अभी कथक सीखा है 12 साल। अभी मैं सीख रहा हूँ पद्मश्री ताल योगी पंडित सुरजीत अवलकर, महाराष्ट्र के बहुत बड़ा तबला प्लेयर है, बहुत बड़ा उनका नाम है। सो ताल योगी उनकी पदवी है, उनसे मैं तबले के बोल सीख रहा हूँ, म्यूज़िक का इसेंस। और मेरे तीसरे गुरु है गुरु श्री शाकिर खान जी, जिनसे मैं सितार सीख रहा हूँ। और क्योंकि मुझे स्वर राग का नॉलेज चाहिए था। कथक में सिखाते हैं कथक, व्हाट इज़ तबले के बोल, पखवाज के बोल, लय ताल कैसे होता है, या फिर भाषा कैसे होती है, कथक को मूवमेंट में कैसे हम डेवलप करें, तो ये सब। बट अभी कथक डांस चल रहा है, तो वो सिर्फ कथक नहीं है, उसमें म्यूज़िक आएगा, उसमें गाना आएगा, लय ताल आएगा। तो गाना सीख लिया, कोई भजन परफॉर्म कर लिया, कोई ठुमरी परफॉर्म कर ली, वंदना परफॉर्म कर ली, तो वहाँ पर स्वर राग होता है अलग अलग प्रकार का। अभी शाम का प्रहर है तो कौन सा राग रहेगा, मॉर्निंग प्रहर है तो कौन सा राग रहेगा, दोपहर चल रही है तो कौन सा प्रहर, उसमें प्रहर में कौन सा राग रहेगा, उसके हिसाब से हम परफॉर्म करते हैं। अच्छा। मॉर्निंग में परफॉर्मेंस के लिए हमें बुला लिया तो वो राग चूज़ करना है, वैसी वंदना रहेगी। सो गिरीश जी, आपने राग्स की बात की। हमारे जो व्यूअर्स हैं, थोड़े से उनके लिए कुछ टेक्निकल बातें होंगी जो समझ में ना आई उनको। सो जो राग होता है, जो आपने कहा कि शाम का एक होता है, सो कैन यू जस्ट गिव सम एग्जांपल ऑफ दैट? मुझे राग तो स्वर में बोलना नहीं आएगा क्योंकि मैंने जस्ट शुरू किया है। बट मालकंस, चंद्रकंस, या फिर यमन, चारुकेशी, ऐसे राग के नाम होते हैं। और जैसे अभी मैं कथक को उसमें मिक्स करना चाहूँगा। अभी कथक में हम सिखाते हैं पहली बार 3 ताल, थोड़ा सा मैथमेटिकल है। 3 ताल के बीट्स होते हैं 16 मात्रा। तो हम बोलते हैं धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा। 16 मात्रा हो गया। तो ये 16 मात्रा का ताल है, इसलिए 3 ताल है। अगर रूपक बोलेंगे तो तिन तिन ना धिन ना धिन ना, तिन तिन ना धिन ना धिन ना, 7 मात्रा, 1 2 3 4 5 6 7। वैसे ही राग के डेफिनेशंस या फिर अलग तरीके होते हैं। अच्छा। कि शाम को कर लिया तो उसके पीछे कोई एक रीज़न रहेगा कि वो शाम को क्यों गाना है। जैसे अभी ऐसे हिस्ट्री में बोलते हैं कि अकबर जो बादशाह था, उसके यहाँ पे बहुत बड़े एक जाने माने संगीतकार थे, तानसेन जी। सही बात है, तानसेन जी। तो ऐसे बोलते हैं कि जब वो मेघ मल्हार राग गाते थे तो बारिश होती थी। तो मतलब ऐसे कुछ रहेगा, या फिर उसको दिया जल जाते थे। हाँ। जो अपने राग्स के यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए थे, इतने जितने भी राग थे, वो एक आप गा के बता सकते हो? नहीं, मुझे गाना नहीं आता है। मैं सितार सीख रहा हूँ वो राग समझने के लिए, गाना अलग बात है। अब मैं सितार सीख रहा हूँ तो मैं सारे ग म प ध सा बजाऊंगा, बट गाना गा रहा हूँ तो सारे ग म गाऊंगा, मैं गा नहीं सकता अभी। बट जब बच्चों को सिखाता हूँ तो मैं कानसेन हूँ, कानसेन पक्का हूँ, क्योंकि मेरा लय ताल पक्का है। तो अगर मेरे पास कोई सीखने के लिए भी आता है, अगर मुझे कोई ठुमरी सिखानी है बच्चों को, तो मुझे पता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी मोरी रंगी है शाम, शाम घर आए। अभी मुझे पता है कि शाम घर बीट के बाद शुरू हो रहा है वो, बट गाने में वो गाना ऐसे नहीं गाएगा। वो ऐसी मोरी रंगी है, उसको बोलूँगा कि रंगी को खींचना, रंगी है, मैं खींच नहीं सकता, बट वो कर सकता है सिंगर। रंगी है शाम, शाम, वो कर सकता है। तो मुझे कान में पता है कि मुझे चाहिए कैसे, क्योंकि डांस की कोरियोग्राफी वैसी है। सो इट्स सिमिलर, कोरियोग्राफी, गाना और गाने वाला। सो आई कैन टीच कि मुझे इस तरीके से चाहिए तो उसको आप ऐसे करो। अदरवाइज वो गाएगा ऐसी मोरी रंगी है शाम, शाम घर आए, दैट्स इट। तो चाहिए कैसे डांस के लिए, मतलब कथक सिर्फ सीखा है बट सीखा नहीं है, उसको कोरियोग्राफी में कन्वर्ट कैसे करना है। गाना सीखा हूँ, गाना सीखा नहीं हूँ, फिर भी गाना बिठा रहा हूँ कथक के लिए, तो गाने वाले को कैसे बताए कि क्या चाहिए मुझे। क्योंकि शाम दिखा रहा हूँ मैं, शाम मतलब शाम, भगवान कृष्ण, शाम मतलब शाम, कौन सी शाम, शाम को होती है। तो एक बार मैंने दिखाया शाम कि ऐसी मोरी रंगी है शाम, शाम घर आए। शाम रंगी है, मतलब शाम हो रही है, दिए जल रहे अभी, और मेरे शाम घर आए। तो दोनों डांस में दिखाना है। तो एक शाम के लिए सिर्फ
एक उसको खींच लिया, मतलब उसको आरोह अवरोह कर लिया, एक सिर्फ शाम रख लिया। तो मैं दिखा रहा हूँ कि शाम शाम ऐसे अगर वो गा रहा है तो मैंने दिखा लिया दिए जल रहे हैं, वो कौवे घर पे आ रही है, शाम हो रही है, या फिर कोई खाना पका रहा है क्योंकि शाम हो रही है, और मेरे शाम घर आए ग्वाल बाल को लेके, मतलब जो कौवे उनको लेके आए, तो इसलिए मैं खुश हूँ। तो ये तरीका कि डांस को इमेजिन करके, डांस को कोरियोग्राफ करके गाने वाले को सिखाना है, सो सिमिलर चीज़ है। वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने इतनी सारी चीज़ें बताई और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी भी इसमें। और सो जैसे आपने घराने की बात की, जो जयपुर है, जो आप सीख रहे हो शायद, रायगढ़ वाला एक घराना है और 2-3 घराने हैं। सो व्हाट इज़ द माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन ऑल द घरानास? ये कैन यू जस्ट सिंप्लीफाई एंड टेल अ व्यूअर्स? यस श्योर। सो मैं मोस्टली बात करना चाहूँगा मेरे घराने की, क्योंकि मुझे उसकी ज़्यादा बारीकियाँ पता है। जयपुर लखनऊ में सीख रहा हूँ, तो जैसे जिस जगह पे वो एरिया था वहाँ पे डांस बढ़ता गया, उस तरीके से उसकी नींव बढ़ती गई। जैसे अभी लखनऊ था तो लखनऊ घराना है, नवाबों के लिए, नवाब लोग, ऐशो आराम, पैसा। तो कॉस्ट्यूम से लेकर म्यूज़िक तक चेंज होता गया। वहाँ पे ज़्यादा बजती है सारंगी, क्योंकि नवाबी थाट बाट, शानो शौकत, और वहाँ का कॉस्ट्यूम भी जो लड़कियाँ को पहनती है, मतलब स्त्री नर्तक, वो होता है अनारकली, जो अपना नहीं है। अच्छा। वो कॉस्ट्यूम है मुगलों का, मतलब मुगल लोगों ने अनारकली लाया इंडिया में और फिर हमने वो फॉलो कर लिया। तो ये हो गया लखनऊ का। और वहाँ पे ज़्यादा परफॉर्म करते हैं ठुमरी, गज़ल, जो रिझाने के लिए लोगों को है, वो पूजा के लिए नहीं है। जबकि क्लासिकल कथक जो शुरू हुआ था मंदिर परंपरा से, भगवान के लिए और लोगों को स्टोरी बताने के लिए। बट अगर मैं किसी को रिझा रहा हूँ तो भगवान को स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। ये था लखनऊ का। एक है जयपुर का। अभी तुलना में जयपुर में जो मुग़ल लोग थे उनके आक्रमण कम हुए, तो जयपुर थोड़ा ऐसे सेफ रहा उस हिसाब से बाकी प्रांत से, क्योंकि वहाँ पे राजपूत लोग ज़्यादा थे। तो जयपुर का ड्रेसिंग स्टाइल है पूरा का पूरा घाघरा और कोटी। वहाँ पे बॉडी का कौन सा पार्ट नहीं दिखना चाहिए, पूरा कवर, गले, सिर पे दुपट्टा और पूरा बदन पैक ऐसे। तो वहाँ पे नाचते हैं दल बादल परंद, भगवान की चीज़ें, भजन, बहुत सारे उसमें स्पिन्स, फुटवर्क ऐसे। तो जयपुर डांस स्टाइल ज़्यादा हो गया हार्श मतलब भगवान शिव जी के परण नाच लिए, गणेश जी के परण नाच लिए, या फिर बादल पे परण रच लिया, बिजली पे परण रच लिया। परण मतलब पखवाज के बोल, जो धा 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 ऐसे बजते हैं। ओके, एग्रेसिव है। और जो लखनऊ है वहाँ तबले के बोल, सो सॉफ्ट, ता थे तत, ता थे धा, फर्क है ना, ता थे तत, धा त क थुंगा। सो उसमें फ़र्क है। अभी ये सेम चीज़ है, अभी फ़र्क आता है 19-20 का। मैं दोनों घराने सीख रहा हूँ, जयपुर लखनऊ। तो सेम चीज़ है, पखवाज का एक बोल है, धा त क थुंगा, धा के दीन के ता, ये बढ़ता रहता है आगे। बट उसकी ट्रीटमेंट अलग है। अगर जयपुर से करूँगा तो वो हार्श रहेगा, कट्स के मूवमेंट, आँखों में, हाथ में, पैर में वज़न। बट लखनऊ से करूँगा तो नज़ाकत आएगी, मतलब बॉडी मूवमेंट्स रहेंगे बट वो एकदम सॉफ्ट, हाथ से लेकर सॉफ्ट, आँखें भी सॉफ्ट, बॉडी का झुकाव भी सॉफ्ट। तो सेम चीज़ नाच रहा हूँ बट दो स्टाइल से। दैट इज़ द मेन डिफरेंस कि एक जयपुर का है और एक लखनऊ का है। ऐसे। क्या बात है। सो ये रहा घराने का जो माइन्यूट डिफरेंस है जी। इसमें और भी एडवांस तरीके हैं या एडवांस नॉलेज हो? तरीके बोल सकते हैं। जैसे अभी कुछ घराने की कुछ खासियत है जो उसी घराने में मिलेगी। जैसे कि कुछ बोल है, जैसे अभी एक जयपुर की बंदिश बताता हूँ। 1 2 3 4 थे ता थे ता थे ता थे ता तिक धा तत थे त ता थे ता थे ता थे ता थे ता तिक धा तत थे त ता थे तिक धा तत थे तिक धा तत थे ता थे 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 तत थे 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 तत थे 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 तत ता। ये जयपुर की है। पंडित बिरजू महाराज जी, सॉरी, ये बंदिश जयपुर की है, पंडित मोहन राव जी कल्याणपुरकर उनकी है। अभी एक बंदिश बताता हूँ पंडित बिरजू महाराज जी की, जो प्योर लखनऊ की है। परण है, धा न धा धा धिन धिन धा
तिन तिन ता तक धिन धिन था धान था धाकिन था कत था घेत था तकिट था तान था कत धान था धान था धान था धान था धान था धान था धान था, चक्रदार है तो उसमें धा का संवाद किया है, बीच बीच में बार बार धा आ रहा है। धान था धागेन था कत था घेंत था, अभी कत कत लिरिक्स से आ रहा है, कत था घेंत था जा रहा है, तो जाना आना। धान था धागेन था कत था घेंत था तकिट था तान था कत धान था धान था धान था। सो ये धा हो गया। पहले की थी थे ता थे ता थे ता थे ता तिक था तक थे। तो डिफरेंस है सॉफ्टनेस जाने में। अगर डांस देखेंगे आप तो बंदिश नाचने में भी वैसी है, एक सॉफ्ट से जाएगी और एक हार्श जाएगी, क्योंकि एक बोल है नटवरी बोल और एक है पखवाज का बोल। सो दिस इज द डिफरेंस। अच्छा, दिस इज द डिफरेंस। जी। So that was a great to know all the technical things from you, गिरीश जी. So हम definitely और भी जानेंगे इस एपिसोड में about the technicalities, about the journey, about the struggles, about your life into the Kathak expertise into the Kathak industry. So this was for the part 1. Part 2 जल्दी मिलेंगे. See you all.